तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छे ही होंगे सर, अच्छे ही होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ अच्छे होंगे। हाल ही में जो है फेसबुक का एक इवेंट हुआ था, लाइव इवेंट, और उसमें मैं जाकर आया था। इवेंट था बूस्ट विद फेसबुक। उसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे थे, अपने आप को प्रमोट कर रहे थे। अब ये देखिए आपके सामने आ गया है सेक्शन नंबर 43B। क्या कहता है ये, इस पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। सर पुराना रिवाइज करा नहीं किया, मुझे बताइए। स्टडी मॉडल के क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए, मुझे बताइए। आ गए? ठीक है भाई, आ गए तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो कोई बात नहीं। सर यहाँ पर देखिए मेरे साथ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक्सपेंसेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, यानी अगर कोई इंसान एक्रूअल बेसिस पर फॉलो कर रहा है, ऑप्शन दिया जाता है आप एक्रूअल फॉलो करें या कैश बेसिस फॉलो करें, ओनली इन द चैप्टर ऑफ पीजीपीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और अगर आप लोग पीजीपीपी में एक्रूअल बेसिस फॉलो करने का निर्णय लेते हैं, और उस केस में आप एक्रूअल ही फॉलो कर रहे होंगे, चाहे पेमेंट आए ना है, चाहे आपने किसी को पैसे दिए ना दिए हों, आप एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे होंगे, बट आपको कुछ पैसे जो हैं पेमेंट बेसिस पर रिकॉर्ड करने होते हैं। मतलब कुछ एक्सपेंसेस जो आप पीएनएल में डेबिट करेंगे वो पेमेंट बेसिस पर आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने पेमेंट कर दी है बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर, जो कि आपका प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद 31 जुलाई जो आता है, या ऑडिट करवाने तो 30 सितंबर आता है, वो होती है। तो इस डेट तक अगर आपने पेमेंट कर दी प्रीवियस ईयर के खर्चे की, तो भी आप उस प्रीवियस ईयर में उसे डेबिट कर सकते हैं। और यदि नहीं करी, नेक्स्ट ईयर करी, तो नेक्स्ट ईयर डेबिट कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो आपको कैश बेसिस पर अलाउ होंगे? कैश का मतलब कैश में नहीं, पेमेंट बेसिस पर, यानी पैसे दे दिए हैं, बैंक से चले गए हैं, उस बेसिस पर अलाउ होंगे। वरना तो आप कहेंगे भाई 2 लाख का एक्सपेंस है, कैश में देता हूँ। नहीं, इसका मतलब क्या है कैश बेसिस का, कि पेमेंट बेसिस पर अलाउ होंगे। या फिर कैश बेसिस यानी कि जो पैसे आया तो रिकॉर्ड किया, गया तो रिकॉर्ड किया, वैसा जो बेसिस होता है उसमें अलाउ होंगे। आप ट्रांजैक्शन तो बैंक के थ्रू ही करेंगे, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू ही आप करेंगे। अगर आपको टैक्सेस आपको पे करने हैं, आपको जीएसटी पे करना है, सेस पे करना है, कोई फ़ी पे करनी है किसी भी लॉ में, इनकम टैक्स को छोड़ के, सर इनकम टैक्स जो है वो डेबिट नहीं होएगा, बाद में हम करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स तो हमें कैलकुलेट करना है जो इनकम आएगी उस पर। और कोई आपके जो टैक्सेस वगैरह हैं वो आप यहाँ पर डेबिट कर सकते हैं, पेमेंट बेसिस पर डेबिट कर सकते हैं। पेमेंट जो है प्रीवियस ईयर में नहीं होगी, चलेगा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक हो जानी चाहिए। सम पेबल टू एन एम्प्लॉय एज बोनस और कमीशन, सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, नॉट सैलरी। सैलरी में अलग से बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, हालांकि वो भी सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल होता है, पर जो बोनस कमीशन है वो आपका कैश बेसिस पर ही अलाउ होगा। जैसे दिवाली का बोनस मिलता है, तो जब बोनस पे किया तब आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं, कमीशन पे करी आप डेबिट कर सकते हैं, एम्प्लॉय को पेमेंट करिए। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इन सब से अगर आपने लोन लिया है तो आपको जब पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट की, तभी पीएनएल में डेबिट करना अलाउ किया गया है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर ये सब याद करें कि हम शेड्यूल्ड बैंक होगा, या कोऑपरेटिव बैंक होगा, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होगी। यार इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको इनकम टैक्स के 2 पार्ट कर देने चाहिए, यानी पहले पार्ट में बच्चों को पढ़ाओ, पहले पार्ट में स्टूडेंट्स को पढ़ाओ कि इंटरेस्ट जो है लोन का वो पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है, और दूसरे पार्ट में पढ़ाओ कि किस किस से आएगा, उनकी टेक्निकल बातें बताओ। क्योंकि ये बेसिक है कि अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना वो पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है, बट हाँ कुछ एंटिटीज से, समझ रहे हैं आप? अगर आपको इतनी भी बात याद है तो उससे काम चल जाएगा आपका मैक्सिमम क्वेश्चन में, और अगर पूरी बात याद है तो अच्छी बात है। लीव एनकैशमेंट एम्प्लॉयज को दी जाती है, जो एम्प्लॉय छुट्टी लेते हैं तो अच्छी बात है, 30 छुट्टियां उन्हें मिली है पूरे साल की। ये अलग अलग कंपनी अलग अलग भी देती है। अगर वो छुट्टियां नहीं लेते हैं तो उसको वो कैश करवा सकते हैं, एनकैश, कि भैया हमने छुट्टियां नहीं ली, मुझे इनके पैसे दे दो, उसे लीव एनकैशमेंट बोलते हैं। और लीव एनकैशमेंट जब आप एक्चुअली में पे करेगी कंपनी, तभी अपने पीएनएल में डेबिट कर सकती है। पॉइंट नंबर 5 कहता है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू पीएफ, प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, ग्रेट्युटी फंड, ईएसआई और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। यानी जब ये लिख दिया एनी फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, इसका मतलब ये सब काट कर क्या लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय के लिए जो कोई भी एक फंड बनाया है, उसमें एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन जाता है, एम्प्लॉयर का भी जाता है। तो एम्प्लॉयर का जो पोर्शन है कंट्रीब्यूशन का, वो जब एक्चुअली में उस फंड में पैसा डाल देगा तो अपने पीएनएल में डेबिट कर सकता है।
ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक डालेगा तब भी कर सकता है, पिछले साल, बाद में डालेगा नेक्स्ट ईयर कर सकता है। एनी सम पेएबल बाय असेसी टू इंडियन रेलवेज फॉर द यूज ऑफ रेलवे एसेट। अब आपको पता है कि अभी जो है रेलवे का प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है, पर इससे पहले सिर्फ इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे का ही मेजॉरिटी नेटवर्क है, इंडियन रेलवे की ही ट्रेन ऑपरेट करती है। तो अगर आपको ट्रेन के जरिए कोई सामान पहुंचाना है, उनके एसेट को यूज करना है, तो आप बदले में आपको इन्हें पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसे जब आप एक्चुअली में पे करेंगे, इंडियन रेलवे तक पैसे पहुंच जाएंगे, तब आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया जाए तो यहाँ पर आ रहा है दैट देयर इज वन कंपनी एक्स लिमिटेड जिसने बोनस पे किया था 1920 ईयर का, पर दिसंबर 20 में पे किया था। 1920 ईयर की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर क्या होगी? 30 सितंबर। सर 30 सितंबर क्यों? क्योंकि ये कंपनी है और कंपनी के लिए 30 सितंबर ही होती है, क्योंकि कंपनी को ऑडिट करवाना जरूरी होता है, कंपनी को ऑडिट कराना जरूरी होता है, इसके लिए 30 सितंबर जो है इनके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर होगी। सर ये आपने कहाँ पढ़ा है कि कंपनी को ऑडिट करवाना ही होगा? ये मैं आपको आईटीआर के चैप्टर में कराऊंगा, बट अभी भी आपको बता दिया, एडिशनल बात बता दी है। तो ये जो 1920 ईयर है दोस्तों, इसमें जो है दिवाली का बोनस देना होगा, दिसंबर में दिया, दिवाली का या न्यू ईयर का मान लो, बोनस देना होगा, दिसंबर 20 में दे रहे हैं। 50 लाख रुपए का बोनस जो है दिसंबर 20 में पे कर दिया। तो पीजीबीपी इनकम बताइए, अगर सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट करने के बाद 1.5 करोड़ की आई है 1920 की, 1920 प्रीवियस ईयर की जो इनकम आई है 1.5 करोड़ की आई है, सारे एक्सपेंसेस डेबिट करने के बाद ऑन एक्रूअल बेसिस डेफिनेटली हम कहेंगे भैया 1.5 करोड़ में आपने ये 50 लाख रुपए, 1.5 करोड़ में आपने 50 लाख रुपए डाल दिए, पर आपको ये नहीं डालने थे। क्यों नहीं डालने थे? इसलिए नहीं डालने थे क्योंकि ये आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक पेमेंट कर देनी चाहिए थी बोनस की। हमने अभी पढ़ा है कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो पेमेंट बेसिस पर अलाउ होते हैं, अगर आप उसे आईटीआर डेट तक पेमेंट कर देते हैं। ये आपने दिसंबर 20 में पेमेंट करी, आईटीआर डेट के बाद पेमेंट करी। 1920 की आईटीआर डेट थी 30 सितंबर, आपने उसके बाद पेमेंट करी, तो आपको 1920 की जब इनकम निकालेंगे उसमें 50 लाख आपको अलाउ नहीं होंगे डेबिट करना, और आपकी जो है 2 करोड़ की इनकम मानी जाएगी। हालांकि जो 50 लाख रुपए हैं वो आपने क्योंकि दिसंबर 20 में एक्चुअली में पेमेंट कर दी, तो ये हम नेक्स्ट ईयर यानी 2021 ईयर में अलाउ कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर सर? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं सर। एक और एग्जांपल आ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपने एचडीएफसी लिमिटेड से लिया है। ये एक शेड्यूल्ड बैंक होता है, 50,000 रुपये का जो है इसमें आपने पे नहीं करे, इंटरेस्ट पे नहीं करा 31 मार्च 20 तक। टोटल जो लोन की अमाउंट है आउटस्टैंडिंग वो है 5 लाख रुपए एज ऑन 31 मार्च 2020। यहां पर फुल स्टॉप है। 5 मई 2019 को आपने 25,000 रुपये का पे कर दिया इंटरेस्ट, और बाकी जो 25,000 थे उसे आपने एक फ्रेश लोन में कन्वर्ट कर लिया। आप समझते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको इंटरेस्ट पे करना है 20,000 रुपये का, सर हो गया 50,000 का इंटरेस्ट पे करना है। आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बट आप डिफॉल्ट करने लगते हैं इंटरेस्ट पर। 1 लाख 2 लाख का इंटरेस्ट बच जाता है। 2 लाख का इंटरेस्ट ऐसा हो गया जिस पर आपको मतलब जो आप पे नहीं कर पाए, तो बैंक वाले कहते हैं भैया कोई भी दिक्कत है, इसको रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, इस 2 लाख को हम लोन में कन्वर्ट कर देते हैं कि आपको ये 2 लाख तो देना पड़ेगा, बट क्योंकि हमने इसे फ्रेश लोन में कन्वर्ट कर दिया तो ये 2 लाख के साथ आपको इस 2 लाख पर और इंटरेस्ट हमें भी देना पड़ेगा। ये जो 2 लाख का इंटरेस्ट ही था, ओरिजिनल लोन आपने कुछ लिया होगा 1 करोड़ का, उसका 2 लाख का इंटरेस्ट ही बन गया था जो आप पे नहीं कर पाए, तो ये ओरिजिनल लोन तो पे करना ही है, और उसके इंटरेस्ट का डिफॉल्ट करा जिसका हमने एक फ्रेश लोन बना दिया उसे भी रीपे करना है। पर यहां पर आपको जो जानने वाली बात है वो ये है कि 2 लाख के इंटरेस्ट को अगर फ्रेश लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी है। ये बात आपको जान लेनी चाहिए। पे तो आपको करना ही पड़ेगा, उसे पेमेंट नहीं मानेंगे हम। पीजीबीपी जो है 1920 की 1.2 लाख आ रही है जब आपने 50,000 को ऑलरेडी पीएनएल में डेबिट कर दिया, जो इंटरेस्ट था जिसे आपने पे नहीं किया था। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे। 50,000 का इंटरेस्ट था, पीएनएल में डेबिट कर दिया बट आपने उसको पे नहीं करा। मार्च तक आपने पे नहीं करा, बट उसमें से 25,000 आपने मई में पे कर दिया, और बाकी का जो 25,000 था उसे आपने फ्रेश लोन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको जो है पीजीबीपी इनकम निकालनी है 1920 की, एक्चुअल पीजीबीपी इनकम निकालनी है। एक्चुअली में 1.2 लाख रुपीस का गिवन है पीजीबीपी इनकम आफ्टर डेबिटिंग
50,000 एज एन एक्सपेंस, बट उसमें से 25,000 जो आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR तक पे नहीं करे और उसको फ्रेश लोन में कन्वर्ट कर दिया, वो आपने एक्चुअली में लोन इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी है, इसलिए वो आपको P&L में डेबिट करना अलाउ नहीं किया जाएगा। और आप नेट प्रॉफिट जो आपके आए हैं बिजनेस के, उसमें आप एडजस्टमेंट लगाएंगे प्लस माइनस की, तो प्लस कर देंगे उसमें कि 25,000 डेबिट नहीं होना चाहिए था। इंटरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू न्यू लोन इज नॉट ट्रीटेड एज इंटरेस्ट पेड, देयरफॉर योर PGBP इनकम इज 1,45,000। जो 25,000 का इंटरेस्ट है 5 मई को पे हुआ है, वो तो डेबिट किया जा सकता है क्योंकि आपने वो ITR डेट से पहले पे कर दिया है। ये होती है प्लस माइनस की एडजस्टमेंट, कि हमें जो है हमें प्रॉफिट देखना होता है जो नॉर्मली नेट प्रॉफिट आ रहा है, और उसमें हमें एडजस्टमेंट लगानी होती है कि भैया क्या चीज़ डेबिट नहीं होनी चाहिए आपने कर दी, क्या डेबिट कर दी है नहीं होनी चाहिए थी, वो सब हम देखते हैं। यहाँ तक की बात के बाद जो है, यहाँ तक के डिस्कशन के बाद जो है, एक अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन, जिसका सेक्शन 40A है, कैपिटल A। इट्स नॉट अ सबसेक्शन, इट्स नॉट अ क्लॉज, इट्स नॉर्मल सेक्शन 40A, उसका सबसेक्शन 2 है। क्या कहता है ये पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन? भैया ये तो हमने जान लिया कि कुछ पेमेंट जो है कैश बेसिस पर, यानी कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही डेबिट करना अलाउ किया जाता है, बट ये भी तो हमें बता दो कि क्या हम किसी भी इंसान को कितनी भी पेमेंट करें P&L में डेबिट कर सकते हैं? तो हम अपने रिश्तेदारों को पैसा दिखाएंगे बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं और P&L में डेबिट कर 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 अपना इनकम को कम कर लेंगे, और जिन्हें पैसा दे रहे हैं उनके लिए तो वैसे ही 5 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है, चाहे हम सैलरी की फॉर्म में दें। तो यहाँ लिखा है कि आप अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को एक्सेसिव पेमेंट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? असेसिंग ऑफिसर जो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि आप अंधाधुंध जो है P&L में डेबिट नहीं कर सकते। अभी हम लोग जो है स्पेसिफाइड पर्सन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख दी हैं चीज़ें कि स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है। इसे आप काट दीजिए, इसे आप कट कर दीजिए, क्योंकि मैंने नीचे जो है संक्षेप में नोट्स बना लिए, कॉम्प्रहेंसिव नोट्स, जिसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं। जो ऊपर वाली चीज़ें लिखी हुई थी उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी, शॉर्ट में लिखवाया हुआ था सिंप्लीफाइड मैनर में, बट अब मैंने पूरा कर दिया है नोट्स को, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड बातें थी वो सारी की सारी इसमें लिख दी है। और यहाँ हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है, सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 में लिखा है। दोस्तों एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा, अगर स्पेसिफाइड पर्सन को उनकी नॉलेज के लिए पैसे दिए जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के लिए पैसे दिए जाते हैं, क्वालिफाइड है वो और उनसे आप सर्विसेज ले रहे हैं, कुछ उन्हें पैसा दे रहे हैं, एक्सेस पैसा दे रहे हैं, बट क्वालिफाइड हैं तो उन्हें दे सकते हैं ना, उनके पास नेसेसरी एक्सपीरियंस है, फिर आप पैसा दे रहे हैं तो ठीक है। ये 3 बातें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि अगर नॉलेज है, क्वालिफाइड है और एक्सपीरियंस है, इनमें से कोई भी एक चीज़ है, एंड देन यू आर पेइंग देम मनी, देन दैट इज ग्रेट। अगर नहीं है, ना ही नॉलेज है, ना ही क्वालिफिकेशन, ना ही एक्सपीरियंस, और आप एक्सेसिव पैसा देने की कोशिश करते हैं, तब जो है दिक्कत आएगी। और तब जो है असेसिंग ऑफिसर जो है सब कुछ कंसीडर करके बोल सकता है कि भाई हम इन्हें एक्सेसिव पैसे जो आप दे रहे हैं अपने बिजनेस में डेबिट कर लेंगे और अपने रिलेटिव वगैरह या जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनके पास पहुंचा देंगे, जिनके लिए 5 लाख तक टैक्सेबल होता भी नहीं है। यह हो सकता है कि उनके लिए टैक्सेबल ना भी हो, तो आप एक तरह से जो है यहाँ से फंड निकाल के दूसरी जगह भेज रहे हैं और अपने कंपनी के प्रॉफिट्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम टैक्स आपको देना पड़े। तो इस चक्कर में जो है स्पेसिफाइड पर्सन को डिफाइन किया गया है कि जो इंडिविजुअल है, AOP है, फर्म है, हफ है, कंपनी है, इसमें कौन स्पेसिफाइड पर्सन्स होंगे। तो जो AOP हफ है उसके मेंबर्स, जो फर्म है उसके पार्टनर्स, जो कंपनी है उसके डायरेक्टर्स, इनके लिए रिलेटेड पर्सन होते हैं। इंडिविजुअल के केस में तो इंडिविजुअल खुद ही बंदा है और तो उसका कोई है नहीं है, तो इंडिविजुअल हो गया, AOP हफ के मेंबर्स हो गए, फर्म के पार्टनर्स हो गए, कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, उन सभी के जो रिलेटिव्स हैं वो भी स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे। यानी इंडिविजुअल में कोई दिक्कत नहीं है, AOP हफ में उसके मेंबर्स, फर्म में पार्टनर्स, कंपनी में डायरेक्टर, और इन्हीं सब के रिलेटिव, यानी इंडिविजुअल के रिलेटिव, मेंबर के रिलेटिव, पार्टनर के रिलेटिव, डायरेक्टर के रिलेटिव, ये सभी स्पेसिफाइड पर्सन है। पॉइंट नंबर 1। और कौन होता है भाई स्पेसिफाइड पर्सन? इंडिविजुअल या उसका रिलेटिव अगर किसी पर्सन के बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर ये पर्सन भी उनके लिए स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। क्योंकि आप लोग किसी के बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखेंगे तो दिक्कत होगी सर, दिक्कत होगी। और वो भी इंसान जो है आपका स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा, उसे आप एक्सेसिव पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल का
किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसके बिजनेस प्रोफेशन में, तो वो इंडिविजुअल और उसके रिलेटिव कंपनी के लिए जो है स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे और कंपनी इन्हें ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती है। एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 4, जो कहता है कि कंपनी हो, फर्म हो, हफ हो, एओपी हो, या उसके डायरेक्टर्स, मेंबर्स, पार्टनर्स हो, या उनके रिलेटिव्स हो, मतलब या तो कंपनी, फर्म, हफ और एओपी इन्होंने किसी भी पर्सन के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखा हो। भाई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? 20% या उससे ज़्यादा का जो राइट होता है ना, वोटिंग पावर, इक्विटी कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग, 20% से ज़्यादा की ओनरशिप होती है, एक तरह से राइट होता है, उसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं, 20% और मोर। तो या तो कंपनी, फर्म, एओपी, हफ इनमें से किसी का भी, जिसके लिए भी आप बात करना चाहते हैं, कंपनी के लिए चेक कर रहे हैं, फर्म के लिए, एओपी, हफ के लिए, किसके लिए चेक कर रहे हैं, अगर उन्होंने किसी भी पर्सन के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखा है तो वो पर्सन जो होगा वो इनका स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। इन्होंने नहीं रखा बट इनके डायरेक्टर, मेंबर, पार्टनर ने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखा है तो भी इन फर्म, कंपनी, एओपी, हफ के लिए स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। ना ही कंपनी, फर्म, हफ और एओपी ने रखा, ना ही उनके डायरेक्टर, मेंबर, पार्टनर ने कोई पैसा लिया है, पर इनके रिलेटिव्स ने जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन के शेयर्स लिए हुए हैं, इक्विटी ली हुई है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिया हुआ है, तो भी ये जो फर्म है, कंपनी है, हफ है, एओपी है, इनके लिए वो स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। कितना कॉम्प्लिकेटेड है सर। और आखिरी पॉइंट कहता है कि कोई भी असेसी हो, एनी असेसी, अगर उस असेसी में जो अपनी पीजीबीपी इनकम निकाल रहा है, उस असेसी में किसी कंपनी ने, एओपी ने, फर्म ने, हफ ने या उनके डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर ने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिया हुआ है, यानी 20% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग ली हुई है, राइट्स लिए हुए हैं, तो उस केस में इसने ले लिए तो भी, इसने ले लिए तो भी, दोनों में से कुछ भी हो गया तो ये सभी के सब जो है स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे। यानी वो कंपनी, एओपी, फर्म, हफ, उसके डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर और उनके रिलेटिव, सभी के सब क्या है? स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। जी हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। मतलब फर्स्ट लेवल पे चेक लगाया कि इंडिविजुअल, उसके रिलेटिव, एओपी, हफ, फर्म, कंपनी में उसके मेंबर, पार्टनर, डायरेक्टर, उनके रिलेटिव, ये पहला चेक। जो दूसरा चेक है वो इंडिविजुअल के लिए अलग किया, कंपनी के लिए अलग किया। इंडिविजुअल के लिए पता है कि अगर वो या उसके रिलेटिव किसी पर्सन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर वो पर्सन जो है स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। कंपनी के लिए पता है कि अगर कोई इंडिविजुअल कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है उसके बिजनेस प्रोफेशन में, तो वो इंडिविजुअल उस कंपनी के लिए स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में बताते हैं कि अगर कंपनी, फर्म, हफ, एओपी या उसके डायरेक्टर, मेंबर, पार्टनर या उसके रिलेटिव अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं किसी के बिजनेस में, किसी पर्सन के, तो वो पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। और लास्ट में कि किसी असेसी के बिजनेस में कोई भी कंपनी, एओपी, फर्म, हफ या उसके डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, इनमें से कोई भी हो गया तो ये सभी के सब स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे। यानी अगर कंपनी रखती है तो कंपनी भी, उसके डायरेक्टर भी, रिलेटिव भी, डायरेक्टर रखता है तो कंपनी भी, डायरेक्टर भी, डायरेक्टर के रिलेटिव भी स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे। एओपी के लिए, फर्म के लिए, हफ के लिए भी आप देख सकते हैं। तो क्या ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन याद करनी है, नहीं करनी? दी आंसर इज नो। आपको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ऐसा कोई सेक्शन एग्जिस्ट करता है, सेक्शन 40A सब सेक्शन 2, जो कहता है कि आप अपने नोन बंदों को, ये जहाँ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वहाँ पर, रिलेटिव्स वगैरह है वहाँ पर, आप लोग एक्सेसिव पेमेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउ कर सकता है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, इसे आप अमेंड करेंगे नोट्स में। और आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो आपको ही ये बात पता लगी है और बाकियों को नहीं पता लगी होगी। कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो डिसअलाउ होते हैं। अगर आपने उसे 10,000 से ऊपर का खर्चा था और 10,000 से ऊपर की आप सिंगल पेमेंट करते हैं इन अ सिंगल डे, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल पेमेंट इन अ सिंगल डे 10,000 से ऊपर की अगर आप करते हैं फॉर एनी एक्सपेंस विच इज ग्रेटर देन 10,000, और आप उसे अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा किसी और मेथड से कर देते हैं, पेटीएम वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक मेथड में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ जाएगा, उसके अलावा कर देते हैं, यानी संक्षेप में अगर कैश में पेमेंट कर दिया, सिंपल, तो फिर जो है सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 के बाद सब सेक्शन 3 कहता है कि आप उसे पीएनएल में डेबिट नहीं करेंगे। यानी 10,000 से ज़्यादा का आपने 1 डे में पेमेंट किया और ओरिजिनल एक्सपेंडिचर भी 10,000 से ऊपर का था, एग्जाम्पल
7 अगस्त 2020 खर्चा हुआ 5,000 का। 10 अगस्त 2020 खर्चा हुआ 15,000 का। 20 अगस्त 2020 को 20,000 की पेमेंट कर दी, एक दिन में सिंगल पेमेंट कर दी है, या फिर आपने एक ही दिन में टुकड़ों में पेमेंट कर दी, बात वही मानी जाएगी कि एक दिन में आपने कितनी पेमेंट करी। तो 20,000 की पेमेंट हो गई, चाहे एक साथ पेमेंट करी हो टुकड़ों में करी हो, आपने एक दिन में 20,000 की पेमेंट कर दी। बट जो 20,000 की पेमेंट करी है वो करी है आपने, एक एक्सपेंस जो था 5,000 का, दूसरा था 15,000 का। तो 15,000 डिसअलाउ होएगा। फिर एक्सपेंस जो है 10,000 से ऊपर का ही होना चाहिए और उसकी पेमेंट एक दिन में 10,000 से ऊपर की ही होनी चाहिए, और अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होनी चाहिए। तो आपने अगर कैश में पेमेंट करी है तो यहाँ पे 15,000 डिसअलाउ होएगा। दूसरी तरफ आपने ओरिजिनल खर्चा करा 7 अगस्त को 25,000 रुपये का, पर इसकी आप पेमेंट कैश में ही करते हैं। 8 अगस्त 5,000 पे करा, 9 अगस्त को आपने 7,000 पे करा, 10 अगस्त को आपने बाकी का बैलेंस अमाउंट 8,000 पे कर दिया, काम चल जाएगा। कैश में ही पेमेंट करा है, काम चल जाएगा। एक्सपेंस ग्रेटर देन 10,000 और उसकी पेमेंट इन अ सिंगल डे, चाहे आपने सुबह कुछ करी पेमेंट, दोपहर में करी, शाम को करी, इन अ सिंगल डे, पेमेंट भी उस दिन 10,000 से ऊपर की है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो एक्सपेंस डिसअलाउ होएगा। हालांकि जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में काम करते हैं, ओ मैं निकला गाड़ी लेके, उन्हें जो है रास्ते पर जो है कैश बहुत खर्च करना पड़ता है, टोल वगैरह देना पड़ता है, रहना पड़ता है, कैश में उनका काम बहुत होता है, तो उनके लिए 35,000 रुपये की लिमिट रख दी गई है। 10,000 की जगह 35,000 भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि अगर मान लेते हैं बिल 50,000 का है, जो आपने नवंबर 19 में आपने रेज करा, 19 में करेक्ट कर लेना, और उसकी आप कैश पेमेंट करते हैं 1 दिसंबर 19 को 8,000 की, 31 दिसंबर 19 को 7,000 की, और 4 दिसंबर 19 को 25,000 की, तो एक्सपेंस ग्रेटर देन 10,000 है, उसकी पेमेंट भी सिंगल डे 10,000 से ऊपर होगी। अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो वो अलाउ नहीं होगी पीएनएल में डेबिट करना। तो इस केस में जो है एक्सपेंस क्या 10,000 से ज़्यादा है? जी हाँ है। एक खर्चा, एक बिल का खर्चा जो है 10,000 से ज़्यादा है, उसकी पेमेंट क्या 10,000 से ज़्यादा है? द आंसर इज यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। तो ये 25,000 जो है वो अलाउ नहीं होंगे पीएनएल में डेबिट करना। हालांकि 7,000 8,000 जो है अलग अलग दिन पेमेंट करी गई है, वो पीएनएल में डेबिट हो सकते हैं। एज्यूम करते हैं कि जो लास्ट वाले 25,000 है ये दिसंबर 20 में पे हुए हैं, दिसंबर 20 में पे हुए ऐसा मान लेते हैं, और असेसी जो है एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा है। तो जब एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा है तो 50,000 रुपये का खर्चा हुआ, 50,000 का पीएनएल में डेबिट कर लिया, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। 19 में खर्चा हुआ, 19-20 ईयर में 2 पेमेंट भी कर दी, पर ये जो खर्चा था 25,000 का जो कैश में पेमेंट करा वो 20 में किया। पेमेंट बाद में भी तो करी जा सकती है, बैलेंस शीट में जो है क्रेडिटर आएंगे। तो भैया 19-20 ईयर में इसने 50,000 डेबिट कर लिया, जिसमें से उसने 19-20 ईयर में ही 15,000 की पेमेंट ऑलरेडी कर दी थी, जो कि बिल्कुल ठीक थी। कैश में करी, 8,000 7,000 करी, 10,000 से कम पेमेंट करी, बिल्कुल ठीक थी। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया और पुराना जो बैलेंस पड़ा हुआ था क्रेडिटर का, अब वो इसने दिसंबर 20 में असेसी ने जो है बैलेंस अमाउंट पे कर दिया, और वो जो था पूरा का पूरा कैश में कर दिया। तो अब क्या होएगा? पहले ही 50,000 डेबिट कर चुके, जबकि हमारा रूल कहता है कि आप डेबिट नहीं करेंगे अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं। 10,000 से ऊपर का खर्चा 10,000 से ऊपर का ही आपने पेमेंट करा है एक दिन में। अब क्या करेंगे? आप तो ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं एक्रूअल बेसिस फॉलो करके, और ये वो वाला खर्चा नहीं है जो आपको कैश पर ही डेबिट करना होता है, पेमेंट पर ही डेबिट करना होता है, वो वाला खर्चा नहीं है। अब आप क्या करेंगे सर? अब जो है आप डेबिट तो कर चुके, क्योंकि आपने नेक्स्ट ईयर में उसकी पेमेंट करी है और आपने ब्रीच कर दी कंडीशन। दिसंबर 20 में आपने 25,000 कैश में पे कर दिए, जो पिछले साल का खर्चा था, पिछले साल डेबिट कर चुके थे, पेमेंट बाद में करी, और ये वाला आपने सेक्शन ब्रीच कर दिया। सेक्शन कौन सा है मालूम आपको? ये 40A सबसेक्शन 3। क्या करेंगे सर आप? अब आप इसको अपनी इनकम बनाएंगे, 25,000 को पीएनएल में ऐड करेंगे नेक्स्ट ईयर के 2021 में, क्योंकि ये डेबिट करना अलाउ नहीं होना चाहिए था, बट आपने कर लिया। हालांकि इस सेक्शन के सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कौन कौन से एक्सेप्शन है बताइए सर, बताइए बताइए कौन कौन से एक्सेप्शन है। अगर कोई ऐसी कारण आ गए, कुछ कारणवश की आपको पेमेंट कैश में करनी ही पड़ रही है, या अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम करनी पड़ रही है, तो उसमें आपको छूट दी हुई है कि आप कर सकते हैं।
जैसे कि आप अगर पेमेंट कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, बैंकिंग कंपनी को, कोऑपरेटिव बैंक को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, यानी बैंकों को पेमेंट कर रहे हैं, LIC को पेमेंट कर रहे हैं, तो आप कैश में कर सकते हैं। गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, आप कैश में कर सकते हैं। पेमेंट जो है मेड ऑन अ सिंगल डे ऑन विच द बैंक वर क्लोज्ड ड्यू टू पब्लिक हॉलीडे, स्ट्राइक, प्लस assessee हैज टू प्रूव दैट पेमेंट वाज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन दैट डे। सर मतलब कि सैटरडे संडे को बैंक क्लोज रहते हैं, तो आप कहेंगे कि हम पेमेंट जो है सैटरडे संडे को ही करेंगे 50,000 रुपये कैश की, तो आप पेमेंट कर तो सकते हैं क्योंकि बैंक बंद है, तो आप क्या करेंगे, पेमेंट तो करनी पड़ेगी और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उसी दिन पेमेंट करनी जरूरी थी, तब जो है वो आपको अलाउ हो जाएगी। पेमेंट करी जाती है ऐसे विलेज में, ऐसे टाउन में जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। जिस दिन पेमेंट आप करने वाले हैं उस दिन पेमेंट करनी जरूरी है, और उस बैंक में बंदे को पैसा चाहिए और वो वहां से बैंक से पैसा नहीं निकाल सकता क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय आफ्टर डिडक्टिंग TDS, तो TDS के बाद ही पेमेंट कर रहे हो आप। हालांकि इसमें कंडीशन ये है कि एम्प्लॉय की जो टेम्पररी पोस्टिंग है वो होनी चाहिए 15 दिन या उससे ज़्यादा की ऐसी प्लेस पर जहां पर उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, फिर उसको जो है कैश में पेमेंट करी जाती है तो काम चलेगा। यानी पोस्टिंग ऐसी जगह जहां पर उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उस जगह पर बैंकिंग फैसिलिटी उसके पास नहीं है, और उसकी पोस्टिंग कम से कम 15 दिन उससे ज़्यादा के लिए होती है, फिर उसको जो पेमेंट है आप कर सकते हैं कैश में भी, या अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा भी पेमेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉय को पेमेंट करी जा रही है अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए रिटायरमेंट रेजिग्नेशन देता है, ग्रेट्युटी की फॉर्म में देते हैं हम, रिटायरमेंट टर्मिनल बेनिफिट्स उसको देते हैं जो सैलरी के चैप्टर में हम करेंगे। ग्रेट्युटी, लीव एनकैशमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं, टर्मिनल बेनिफिट मिल रही हैं, लीव एनकैशमेंट कुछ पड़ी हुई है वो दे रहे हैं हम, कुछ कंप्यूटेड पेंशन दे रहे हैं, इकट्ठे पेंशन दे रहे हैं, उसे 50,000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट नहीं है कैश में दे सकते हैं। सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, भाई तू लेकर जा, खत्म कर तू, क्योंकि उसने कंपनी में अकाउंट बनाया, वो उसकी सैलरी आनी बंद हो गई, फुल एंड फाइनल 3 महीने बाद होना था, सैलरी अकाउंट उसने बंद करा दिया। अब वो कह रहा है कि यार कैश दो मैं जाऊँ, वो कहेंगे नहीं आप एक और अकाउंट बनाओ फिर हम ट्रांसफर करेंगे, वो कहेगा नहीं यार मैं नहीं बनाता। हालांकि आज सबके पास 2-2, 3-3 अकाउंट है, बट ये इनकम टैक्स जो है बहुत साल पहले बना इनकम टैक्स एक्ट, तो उस टाइम इतने अकाउंट नहीं होते थे, इसके लिए प्रोविजन डाला हुआ है कि ठीक है भैया बंदे का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, निकालो 50,000 से कम का है, कैश देकर निकालो, डेबिट कर लेना PNL में। पेमेंट मेड फॉर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड विदाउट पावर इन अ कॉटेज इंडस्ट्री, बिना पावर के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हाथ से काम करा जा रहा है, स्मॉल फैमिली छोटे छोटे बिजनेस रन करती है, उस केस में जो है उन्हें बोला कि ठीक है यार आप लोग हैं पेमेंट कैश में करते हैं, आप PNL में डेबिट कर सकते हैं। पेमेंट थ्रू एडजस्टमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, यानी आपने एक्चुअली में अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पेमेंट नहीं करी। मिस्टर ए जो थे आपके क्रेडिटर थे 15,000 के और वो डेटर भी थे 15,000 के, कुछ सामान आपने उनसे लिया था, कुछ उन्होंने आपसे लिया था, आप कहते हैं भैया एक दूसरे को क्या पेमेंट करनी, एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर लेते हैं, क्रेडिटर डेबिट मिस्टर ए थे, डेटर क्रेडिट मिस्टर ए हैं, एडजस्टमेंट कर लिया 15,000 रुपये का, तो ये पेमेंट आपने एडजस्टमेंट के थ्रू करी है, इसको अलाउ किया गया है, करा गया है, इसको ये आप कर सकते हैं। यदि आप पेमेंट कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चरल के लिए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, दूध हो गया, दही हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हो गए, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, चिकन वगैरह बनाते हैं ना, उनका पालन करते हैं, फिश प्रोडक्ट वगैरह, फिश निकालते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, और एपीकल्चर, बी की मेंटेनेंस करते हैं, उससे हनी निकलती है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो आपके प्राइमरी सेक्टर के लिए पेमेंट करी जा रही है वहाँ भी कैश में पेमेंट अलाउ कर दी गई है, क्योंकि वो लोग जो हैं ज़्यादा के ज़्यादा जो हैं वो लोग जो है ज़्यादा बैंक अकाउंट नहीं रखते, हालांकि अब रखते हैं, पहले नहीं रखते, एक्ट आपका पहले बना है। कंडीशन ये है कि आप जो पेमेंट करेंगे आप मॉडरेटर को पेमेंट नहीं करेंगे, आप कल्टीवेटर को करेंगे जो एक्चुअली में ग्रो करता है, फिश पकड़ कर लाता है, बी की मेंटेनेंस कर रहा है, उस एक्चुअल बंदे को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, जिसे हम कल्टीवेटर बोलते हैं, ग्रोअर बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, तब जो है आप उसे कैश में पेमेंट कर सकते हैं। मॉडरेटर को कर रहे हैं जो उनसे सामान खरीदता है, फिर आप जो हैं उस मॉडरेटर से खरीद रहे हैं, तो उसे तो बैंक से पेमेंट होगी, पर इनको अगर आप करते हैं डायरेक्टली, जो ये प्रोड्यूस वगैरह करते हैं, तो आप डायरेक्टली कैश में पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड से, बिल ऑफ एक्सचेंज से, लेटर ऑफ क्रेडिट से, टेलीग्राफिक ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, थ्रू अ बैंक अकाउंट बुक एडजस्टमेंट से बिटवीन टू बैंक, बैंक एक ब्रांच में है दूसरी ब्रांच में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, दो बैंक में है, जैसे यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री पास करी वैसे ही कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास करवा रहे हैं,
वो सब अलाउड है। क्रेडिट डेबिट कार्ड, लेटर ऑफ क्रेडिट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सब अलाउड है, ये सब अलाउड है, ये सब अलाउड है सर। तो यही चीज़ें थी जिसमें स्पेसिफाइड पर्सन के नोट्स में थोड़े से अमेंड करूंगा, मुझे करने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स आता नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है अच्छा रिलेटेड वगैरह लग रहे हैं, कहीं पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वगैरह है, स्पेसिफाइड पर्सन हो सकते हैं, एक नंबर का आएगा कोई पॉइंट तो उसमें बंदा लिख सकता है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमने लास्ट में किया था जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट था, या फिर जो आपका 3280 था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार, वो वाली जो साइड है उसमें जो है बैकवर्ड एरियाज को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाना अगर लिखा हुआ है तो रट्टाफिकेशन कम से कम करो, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समझो, राइट, उससे आप कर पाओगे कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई। अच्छा ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अच्छा आपको कैश पेमेंट जो करनी है कि आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, अच्छा इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, टैक्सेस दे रहे हो गवर्नमेंट को, एम्प्लॉय का कुछ बोनस वगैरह एम्प्लॉय को कुछ दे रहे हो, रेलवे को दे रहे हो अगर उनके एसेट यूज़ करें, बस इसमें कैश पेमेंट करनी होती है। कैश पेमेंट का मतलब पेमेंट करनी होती है, तभी पीएनएल में डेबिट कर सकते हो और पेमेंट आप आईटीआर तक कर सकते हो, यही याद करना है बस। पर अगर एक एक चीज़ याद करने लगे अच्छा क्या शेड्यूल्ड बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, चलो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, जितना उतना याद मत करो। अभी प्राइमरी स्टेज में आपको सेक्शन का रिलेवेंस पता होना चाहिए क्या है ना, कि सेक्शन का नंबर ये, नाम ये, रेलेवेंस ये है और ये कुछ बातें लिखी है। ये जब आप सारी कर लेंगे तो सेकंड थर्ड रीडिंग में जितना आप और अच्छे से कर पाए तो बेटर रहेगा। पर अगर एक बार कॉन्सेप्ट सारे पता लग गए, बुक के क्वेश्चन कर लिए, तो पास होना आपका तय है। एग्जामिशन लानी है, थोड़ा सा एक दो बार रिवीजन करेंगे, एग्जामिशन पक्की हो जाएगी। जीएसटी को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जीएसटी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है इससे। तो अगर आपको ये आसान लग रहा है फिर तो जीएसटी कुछ भी नहीं है आपके लिए, और अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो जीएसटी आपके लिए आसान रहेगा। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।